हेलो स्टूडेंट्स, जो चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके पहले वाला पार्ट हमने कर लिया। इसमें हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे उस टॉपिक जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब को जो अलग अलग टॉपिक्स हैं ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है जैसे कि मेन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, ठीक है। तो जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्रॉपिंग पैटर्न से। क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स किस तरीके से क्रॉप्स को उगाया जाता है, किस किस पैटर्न से उगाया जाता है। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। मतलब अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए ना तो हम अलग अलग तरीके से क्रॉप्स को उगाएंगे, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब एक छोटी सी ज़मीन है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है, उसी जगह पे सेम पीस ऑफ लैंड पे हम दो या दो से ज़्यादा अधिक फसल को उगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। जैसे कि वीट और ग्राम को अगर हम उगा रहे हैं तो, या फिर हम वीट के साथ मस्टर्ड उगा सकते हैं, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सब मिक्स करके उगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। मतलब क्या होता है कि दो क्रॉप्स हमने उगा रखी है, एक क्रॉप उसमें से ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो हमारे पास रिस्क नहीं रहता कि हमारे पास पूरा का पूरा खेती ख़राब हो गया, दूसरी क्रॉप भी तो है, हमें उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग उगाया जाता है ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अ डिफरेंट पैटर्न। मतलब एक ही खेत में उगाते हैं लेकिन हम उगाते हैं एक डिफरेंट पैटर्न में, इस तरीके से, जैसे कि एक बार ये उगाई फिर एक क्रॉप, फिर ये क्रॉप, फिर एक क्रॉप। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग में कोई भी फसल कहीं पर भी डाल दी, किसी के बीच कहीं पर भी डाल दी, ठीक। अब है अ फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद अ फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप। मतलब अल्टरनेटिव उगाते हैं, ठीक है, पहले ये क्रॉप फिर ये क्रॉप अल्टरनेटली। कुछ रोज़ हमने इस क्रॉप की लगा दी, कुछ रोज़ हमने दूसरे क्रॉप की लगा दी, जैसे कि सोयाबीन के साथ मेज़ लगा दिया, फिंगर मिलेट जैसे कि बाजरा के साथ हमने लोबिया की क्रॉप लगा दी, ठीक है। द क्रॉप्स इज सेलेक्टेड सच दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। इस क्रॉप्स को हम किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि इनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होनी चाहिए। दिस इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड। मतलब क्या होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग कैसे, जैसे कि ये क्रॉप है, एक ये क्रॉप है, हम इस ऐसा अगर होगा कि इसको भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, इसको भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से फसल को आते हैं कि इसको थोड़ा न्यूट्रिएंट में इसका काम चल जाए, इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, तो जब हम डाल रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स तो ये अपना अकॉर्डिंग ले ले, ये अपने अकॉर्डिंग ले ले, ठीक है। और ये जो क्रॉप्स होती है इनको इस बेसिस पे भी सिलेक्ट किया जाता है कि इनके अंदर डिजीज़ या पेस्ट किस तरीके से लगता है। मतलब कि अगर यही बीमारी इसके अंदर लग रही है और यही बीमारी इसके अंदर लग रही है तो हम नहीं लगाएंगे, नहीं उगाते इनको, ठीक है। दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। इसकी वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। मतलब जैसे कोई बीमारी इसमें लग गई, ठीक है, और वो फैलने वाली बीमारी है तो इसमें फैल जाएगी, तो हम ऐसे लेते हैं कोई बीमारी इसमें लगती है तो इसमें ना फैले, ठीक है, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में ना जाए। इसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। मतलब कि एक ही ज़मीन पे, ठीक है, एक क्रॉप्स के दूसरे क्रॉप पे उगाना, ठीक है, इसको प्लांट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज़ डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। मतलब अगर हम ड्यूरेशन पे डिपेंड करते, अगर देखते कि कौन सी क्रॉप कितने टाइम के लिए उग रही है तो क्रॉप रोटेशन अलग अलग क्रॉप कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है कि कुछ कॉम्बिनेशन हमने अलग लिए, कुछ क्रॉप्स के कॉम्बिनेशन हमने अलग लिए, ठीक है। जैसे कि कुछ क्रॉप ज़्यादा लंबे टाइम की मांगती है, ठीक है, और कुछ क्रॉप थोड़े टाइम में उग जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो हम क्रॉप रोटेशन को इस टाइप से फॉलो करते हैं कि हम जिस क्रॉप को ले रहे हैं उसका जो ये टाइम है उसकी मैच्योरिंग का वो अलग अलग हो। द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटी डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। मतलब एक कटाई होने के बाद जो दूसरी कटाई होती है, एक दूसरी जो कल्टिवेशन होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि उधर कैसी इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, कैसे हमें पानी मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। यही चीज़ डिसाइड करते हैं कि उधर दूसरी कटाई कब की जाएगी, पहले के बाद। इफ़ क्रॉप रोटेशन इज़ डन प्रॉपरली देन 2 और 3 क्रॉप कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद गुड हार्वेस्ट। अगर हम क्रॉप रोटेशन को प्रॉपरली करते हैं तो हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को उगा सकते हैं एक ही ईयर में, ठीक है, और जिनमें हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, ठीक। अब है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देखो,
फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। मतलब जो फील्ड के क्रॉप्स होती हैं, जो खेतों की जो क्रॉप्स होती है, उनको हम वो किस किस तरीके से ख़राब होती है, किस किस से वो इन्फेक्ट होती है, वीड से, इंसेक्ट, पेस्ट से और डिजीज से। अगर वीड एंड पेस्ट को कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है, अगर सही टाइम पे, तो क्या होता है, पूरी की पूरी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप लॉस होता है बहुत ज़्यादा। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कल्टिवेटेड फील्ड के अंदर, जैसे कि जेंदियम, ठीक है, जेंदियम एक वीड है। पार्थिनियम, पार्थिनियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गाजर घास, ठीक है। सिप्रिनस रोटेंडस, मोथा। दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। है क्या, ये भी तो प्लांट्स ही है ना, इनको भी अपने ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये प्लांट की ग्रोथ को कम कर देंगे। ये खुद मांगेंगे, जो प्लांट का था, प्लांट के हिस्से की स्पेस थी, लाइट थी, फूड थी, वो वीड ने ले लिया। प्लांट की ग्रोथ में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही ना। वीड टेक अप न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। वीड न्यूट्रिएंट्स भी लेता है, ग्रोथ प्लांट की कम कर देता है। इसलिए रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। अगर हमें अच्छी हार्वेस्ट चाहिए, ठीक है, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, इसलिए वीड्स का रिमूवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। इंसेक्ट पेस्ट जनरली 3 तरीके से अटैक करता है प्लांट को। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीव, क्या करता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स को कट करके उधर घुस जाता है, ठीक है। सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के अलग अलग पार्ट से सेल सैप को सक कर लेता है। और दे बोर इन टू स्टेम एंड फ्रूट, स्टेम और फ्रूट के अंदर छेद कर देते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्रॉप की हेल्थ को ख़राब करते हैं और फिर यील्ड को कम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है डिजीजेज इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ है, पैथोजेंस भी कॉज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ठीक है। ये जो पैथोजन है कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, वाटर एंड एयर। ये प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं और प्लांट के अंदर जा भी सकते हैं, ट्रांसमिट भी हो सकते हैं सॉइल के थ्रू, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड। वीड, इंसेक्ट और डिजीज को हम अलग अलग मेथड से कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड विच इंक्लूड हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड। इसको हटाने के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड क्या है कि हम किसको यूज़ कर ले, पेस्टिसाइड को यूज़ कर ले। पेस्टिसाइड के अंदर क्या क्या आता है, हमारे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स। ये केमिकल्स क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, ठीक है, और फिर उनको सॉइल और सीड्स और यूज़ फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, सीड्स और सॉइल को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। However, excessive use of these chemicals create problems. अगर इन केमिकल्स को हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं, जैसे कि सिंस दे कैन बी पॉइजनस टू मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कुछ प्लांट्स के लिए, कुछ एनिमल स्पीसीज़ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं और वो एनवायरमेंट के पोल्यूशन में भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। वीड कंट्रोल मेथड्स ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। वीड कंट्रोल, हाँ, अगर हमें वीड को ख़त्म करना है, इसके लिए हमें एक और तरीका होता है मैकेनिकल मेथड, मतलब हाथों से वीड्स को हटाना, ठीक है। प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। अगर हमें वीड कंट्रोल करना है तो हम इन सब मेथड को यूज़ करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम सीड बेड की प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, टाइमली फसल को उगाते हैं, क्रॉप इंटरक्रॉपिंग करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, तो वीड्स नहीं आते हैं। Some other preventive measures against pests are the use of resistant varieties and summer plowing, in which the fields are plowed deep in summer to destroy weeds and pests. और क्या क्या तरीका है वीड्स को हटाने के, कि हम उनसे रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करें, मतलब ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ करें जिन पे वीड्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। समर प्लॉइंग करके, जिसके अंदर फसल को, जिसके अंदर खेत को गर्मियों के अंदर प्लो किया जाता है, ठीक है, बहुत ही डीप प्लो किया जाता है, जिसकी वजह से वीड और पेस्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। देखो, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में क्या है, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस भी होता है और बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में क्रॉप के लॉस होता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस, ऐसे लॉसेस के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, बायोटिक फैक्टर जैसे कि इंसेक्ट्स, rodents, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, और एबायोटिक में जैसे कि इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर, टेम्परेचर, ठीक है। दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, और लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। मतलब क्या होता है, इन सब की वजह से, इन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ड्यू टू दिस बायोटिक
and due to these abiotic factors there is a huge loss in the crop production. It causes loss like degradation in quality. क्रॉप्स की क्वालिटी ख़राब कर देता है, ठीक है, वेट कम कर देता है, जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का उसको ख़राब कर देता है, प्रोडक्शन का कलर होता है उसको ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये सारी फसल हमारी मार्केट में हम इनको नहीं बेच सकते, जिसकी वजह से हमारी मार्केटेबिलिटी ख़राब होती है. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. इन फैक्टर्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करके, ठीक है, और वेयर हाउसेस को अच्छे से मैनेज करके. वेयर हाउस क्या होता है, ये वो होता है मतलब कि जो जिसकी वजह से जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं क्रॉप की लॉस को नहीं होने देना है, ठीक है, रोकना है. प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. मतलब जो हम इन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के यूज़ के लिए करते हैं. दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग बाय द ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, proper dyeing of the produce first in sunlight and then in shade, and fumigation using chemicals that can kill pest. इसके अंदर क्या होता है, स्टोरेज करने से पहले क्या क्या किया जाता है. सबसे पहले तो क्या करते हैं हम उस प्रोड्यूस को, उस प्रोडक्शन को जो हमें मिला है उसको हम प्रॉपरली क्या करते हैं, क्लीन करते हैं. फिर उनको क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से उनको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसको शेड में रखते हैं एंड उनको फ्यूमिगेट करते हैं केमिकल से, ताकि उनके जो पेस्ट है वो सब मर जाए, ठीक है. उस तरीके से हम क्रॉप्स को स्टोर करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री में क्या है, एनिमल्स को पालना. जैसे कि हम अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं ना, जैसे कि मुर्गी को पालते हैं उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, और जो काउ और बफेलो को पालते हैं बोलते हैं कैटल फार्मिंग, ठीक है. जिसे स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक, ठीक है. इट इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल. एनिमल बेस्ड फार्मिंग, देखो मतलब जैसे हमें एनिमल्स को स्टॉक करना है, एनिमल्स का मैनेजमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. इसके अंदर अलग अलग मेथड्स आते हैं, जैसे कि फीडिंग भी आता है, ब्रीडिंग भी आता है, डिजीज़ कंट्रोल भी आता है, ठीक है. एनिमल बेस्ड फार्मिंग जैसे कि कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री, फिश फार्मिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है एनिमल फार्मिंग के अंदर. जैसे ही जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों का इंक्रीज़ हो रहा है, तो उनका जो डिमांड है मिल्क के लिए, एग के लिए, मीट के लिए, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है. Also, for growing awareness of the need for human treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming. Thus, livestock production also needs to be improved. अब जैसे जैसे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, सारी डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या होता है, लाइवस्टॉक फार्मिंग की जो कमियां हैं वो भी सामने आती जाती है. तो इसलिए लाइवस्टॉक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. अब आता है हमारा कैटल फार्मिंग. कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पज़. दो चीज़ों के लिए करते हैं मेनली, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड काटिंग. सबसे पहला तो हम किसके लिए करते हैं, मिल्क के लिए. दूसरा क्या है, ताकि हम लोगों को लेबर दे सके, जैसे कि टिलिंग के लिए, इरिगेशन, काटिंग, ये सारे एग्रीकल्चरल वर्क के लिए हम उनको हेल्प ले सके, ठीक है. जैसे कि इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज़. इंडिया की जो कैटल है ऑलमोस्ट 2 डिफरेंट स्पीसीज़ की आती है, बॉस इंडिकस काउ एंड बॉस बिलेस बफेलोस, ठीक है. ये 2 हमारी स्पीसीज़ हैं, मतलब एक काउ की स्पीसीज है कि बफेलो की स्पीसीज. मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. मतलब जो फीमेल्स मिल्क देती हैं उनको बोलते हैं मिल्च एनिमल्स, ठीक है, डेयरी एनिमल्स बोलते हैं. वाइल द वंस यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स जिनको हम फार्म लेबर के लिए यूज़ करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स. मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड. मतलब मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कुछ हद तक लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है. मीनिंग पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ. मतलब एक काफ के जन्म होने के बाद कितने टाइम तक कोई काव या बफेलो मिल्क दे रही है उसको बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड. इसलिए मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड. इसलिए अगर हम लैक्टेशन पीरियड को इंक्रीज कर दे तो हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हो सकता है. एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स. मतलब अगर हमें ज़्यादा लंबा लैक्टेशन पीरियड चाहिए तो हम कौन सी स्पीसीज़ को प्रेफर करते हैं, एक्जॉटिक या फिर जो फॉरेन की जो ब्रीड्स है उनको मानते हैं, उनको लेते हैं, ठीक है. जबकि जो लोकल ब्रीड्स है, जैसे कि जो हमारे एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं उनका एग्जांपल जर्सी, ब्राउन स्विस, और जो हमारी लोकल स्पीसीज़ उनका नाम है रेड सिंधी, साहिवाल, ठीक है. शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज़. जो हमारी लोकल ब्रीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है डिजीज़ के लिए. The two can be cross bred to get animal with both the desired qualities. इसलिए हम दोनों को क्या करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं, ताकि हमारे पास दोनों क्वालिटी मिल जाए. या तो एक तो हमें अच्छा लैक्टेशन पीरियड में मिल जाए, दूसरे में डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स भी मिल जाए, ठीक है. इसके बाद है प्रॉपर क्लीनिंग
एंड शेल्टर फैसिलिटीज़ फॉर काउज एंड फेलोज आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग। मतलब अगर हमें ह्यूमन फार्मिंग चाहिए तो उसके लिए हमें प्रॉपर क्लीनिंग और अच्छा अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें अच्छे से क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज़ इनको देनी पड़ेंगी, ठीक है। फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। अगर हमें एनिमल्स की हेल्थ को भी देखना है, फिर अच्छा मिल्क भी चाहिए, तो हमें सबको मैनेज करना चाहिए। एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। एनिमल को क्या चाहिए? रेगुलर ब्रशिंग चाहिए, रेगुलर उनको साफ सफाई चाहिए ताकि वो डर्ट से दूर रहे और लूज हेयर से भी दूर रहे। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड्स दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। उनको क्या चाहिए? ऐसा उनको शेल्टर देना चाहिए जो वेल वेंटिलेटेड हो, अच्छे से उसमें हवादार हो, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, वो रेन, हीट और कोल्ड से बचे रहे। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। जो कैटल का जो फ्लोर है, जो नीचे होता है, वो कैसा रहना चाहिए? एकदम स्लोपी टाइप का रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो सूखा रहे, अगर पानी इकट्ठा भी हो तो नीचे चला जाए, ठीक है। एंड वो उनकी क्लीनलीनेस में भी हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है। फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर टू टाइप्स। दो तरीके की उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ। फर्स्ट क्या है? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, मतलब वो खाना जिसकी वजह से वो हेल्दी रहे, ठीक है। एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए, विच इज़ अ टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, जो उसको लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे चाहिए। एनिमल फीड इंक्लूड्स रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। एनिमल के खाने में क्या चाहिए हमें? सबसे पहले क्या चाहिए? रफेज, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फाइबर पाया जाता है। दूसरा क्या चाहिए? कंसनट्रेट, जो फाइबर इनके अंदर कम पाया जाता है। कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन रहता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। Cattle need balanced rations containing all nutrients in proportionate amounts। कैटल को क्या चाहिए? एक बैलेंस राशन चाहिए, जिसके अंदर क्या सारे न्यूट्रिएंट एक प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। बिसाइड सच न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल, सर्टेन फीड एडिटिव कंटेनिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी एनिमल्स। इनके अलावा क्या है, हम इन नॉर्मल खाने के अलावा भी क्या है, हम उनको क्या देते हैं? हम उनको कुछ और एक्स्ट्रा भी न्यूट्रिशियस फूड देते हैं, जैसे एडिटिव्स देते हैं, जिसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसकी वजह से हमारे डेयरी एनिमल्स का हेल्थ और मिल्क आउटपुट इंक्रीज होता है। कैटल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज़। कैटल के अंदर बीमारियां भी होती हैं, डिजीजेज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। ये जो बीमारियां हैं डेथ के अलावा मिल्क प्रोडक्शन को भी घटा देती हैं। डेथ तो कर देती हैं, ठीक है, इसके अलावा क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को भी डिक्रीज कर देती है। अ हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ अ नॉर्मल पॉस्चर। जो हेल्दी एनिमल होता है उनको रेगुलरली खाना दिया जाता है, नॉर्मल पॉस्चर उनका मेंटेन रहता है। द पैरासाइट ऑफ कैटल में भी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। इन कैटल के जो पैरासाइट है वो बाहर से भी आ सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज। जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो बाहर रहते हैं, स्किन पे रहते हैं और मेनली क्या करते हैं? स्किन डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और जो इंटरनल पैरासाइट है जैसे कि वॉर्म्स, ये स्टमक को इफेक्ट कर सकते हैं, इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर सकते हैं, वाइल फ्लूक्स डैमेज द लीवर। जो चूहें होती हैं वो लीवर को भी डैमेज कर सकती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी हो सकते हैं। Vaccinations are given to farm animals against many major viral and bacterial disease। इन अदर वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से बचने के लिए बहुत से जानवरों को वैक्सीनेट भी किया जाता है, वैक्सीन्स भी दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या? जो हेन्स को पालते हैं, ठीक है, एग्स के लिए, मीट के लिए जो किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज डोमेस्टिक फाउल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। पोल्ट्री फार्मिंग किस लिए करते हैं? मेनली एग प्रोडक्शन के लिए और चिकन मीट के लिए करते हैं। इसलिए इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर्स फॉर मीट। इसलिए इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स हमें जो मतलब कुछ एक ऐसी ब्रीड है इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी है, दूसरे के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब दोनों के अंदर एक एक क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। दोनों को हम ब्रीड करवाएंगे तो जो नया मिलेगा उसके अंदर दोनों की क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, इम्प्रूव्ड ब्रीड होगी। ऐसे हम इम्प्रूव्ड ब्रीड डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, फार्म कर रहे हैं ताकि हम अच्छे लेयर वाले एग मिले, अच्छे ब्रॉयलर्स वाले मीट मिले। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जैसे कि इंडियन और फॉरेन ब्रीड्स के साथ में क्या करवाता है? क्रॉस करवाता है। एक इंडियन स्पीसीज का नाम है असील, ठीक है, और एक फॉरेन ब्रीड का नाम है लेगहॉर्न।
for variety improvement and focused on to develop new varieties for the following desirable traits। हमें क्यों करते हैं इन traits के लिए? desirable means जो हमें चाहिए। फर्स्ट है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, हमें चिक्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, चिक्स का नंबर इंक्रीज करने के लिए। चिक्स क्या होते हैं? हेंस के जो बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं चिक्स, ठीक है। सेकेंड है ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, मीन्स अगर हम हाथ से चिक का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, हाथ से अगर हम इनको बनाते हैं, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का पेरेंट चाहिए हमें, और वो क्या है? ड्वार्फ ब्रॉयलर, ठीक है। नेक्स्ट है समर एडेप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा गर्मी भी झेल सकें, ठीक है। नेक्स्ट लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, अगर हमको लो मेंटेनेंस में भी उगा रहे हैं, सॉरी लो मेंटेनेंस में अगर हम उनकी केयर कर रहे हैं तो भी वो मरे नहीं, ठीक है, अपना ध्यान रख सकते हैं। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स, मतलब जो हमारा नया जो आ रहा है उसका हम क्या कर सकते हैं? एग लेइंग जो बर्ड है, जो बर्ड एग देने वाला है, उसका साइज़ रिड्यूस करके, जितना छोटा होगा उतनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, डाइट की, तो जिसकी वजह से वो कम डाइट लेगा तो हमारा बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। देखो, ब्रॉयलर चिकन्स आर फेड विद वाइटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। जो ब्रॉयलर चिकन्स होते हैं उनको क्या दिया जाता है? वाइटामिन रिच सप्लीमेंट्री खाना दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ और फीड एफिशिएंसी अच्छी रहती है। केयर इज टेकन टू अवॉइड मोटिलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी। उनकी इन सब क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उनकी प्रॉपर केयर की जाती है। दे प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेट टू मार्केट फॉर मीट पर्पजेज। उनको हम एज अ ब्रॉयलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और फिर उनको मार्केट में मीट के प्रोडक्शन के लिए उनको बेच दिया जाता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स के अच्छे प्रोडक्शन के लिए गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। These include maintenance of temperature and hygienic condition in housing and poultry feed as well as prevention and control of disease and pests। इसके अंदर क्या क्या आता है? अलग अलग चीज़ें आती है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए। हम पहले तो टेम्परेचर का मेंटेनेंस करें, ठीक है, हाइजीन कंडीशंस को मेंटेन करें, ठीक है, घर जहाँ पे वो रहते हैं उधर भी, एंड पोल्ट्री खाना जो होता है उसके अंदर भी अच्छे क्लीनलीनेस मेंटेन करें, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी डिजीज़ और पेस्ट प्रिवेंट रहते हैं और कंट्रोल रहते हैं। The housing, nutritional and environmental requirements of broilers are somewhat different from those of egg layers। मतलब एग लेयर से अलग होते हैं ब्रॉयलर्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है, किसी भी hen के लिए। हाउसिंग, न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है द राशन फॉर ब्रॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। मतलब जो उनका जो डेली का जो खाना होता है ब्रॉयलर्स के लिए, वो क्या होता है? प्रोटीन रिच होता है, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैट भी पाया जाता है। लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड्स। ए और विटामिन के जो लेवल्स हैं हाई होता है पोल्ट्री फीड के अंदर। ये अच्छे अमाउंट में उनको विटामिन्स दिए जाते हैं। Poultry fowl suffer from a number of diseases caused by virus, bacteria, fungi, parasite as well as from nutritional deficiencies। पोल्ट्री के जो जानवर होते हैं इन सब के अंदर ये बीमारियां हो जाती है, जैसे कि वायरस के द्वारा जो बीमारी होती है, बैक्टीरिया फंजाई की वजह से बीमारियां, पैरासाइट, ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है तो भी उनमें बीमारियां हो जाती हैं। These necessitate proper cleaning, sanitation and spraying of disinfectants at regular intervals। इसके लिए क्या चाहिए? हमें प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए, सैनिटेशन करना चाहिए, डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे करना चाहिए प्रॉपर टाइम पे, ठीक है। Appropriate vaccination can prevent the occurrence of infectious disease and reduce loss of poultry during an outbreak of disease। मतलब प्रॉपरली इनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए इनको इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचाने के लिए, एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। अगर कोई बीमारी आ रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पोल्ट्री के जो लॉस हो, पोल्ट्री का जो लॉस होगा उसको हम बचाने के लिए भी वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ़िश प्रोडक्शन। हम फ़िश को किस लिए पालते हैं, ठीक है। फ़िश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। फ़िश जो होता है एक बहुत ही सस्ता सोर्स होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है, जो हमारे खाने में हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िश प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मोलस्कस। इसके अंदर इसमें एग्जांपल दी, जैसे कि हम ट्रू फिश को यूज़ करते हैं, शेल फिश जैसे कि प्रॉन्स को, मोलस्क को। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फ़िश, ठीक है, 2 तरीके हैं फ़िश लेने के। दूसरा पहला तो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। अदरवाइज बाय फिश फार्मिंग जिस कॉल्ड कल्चर फिशरी। दूसरा क्या है? हम उसको खुद फिश को कल्चर कर रहे हैं, ठीक है,
पैदा कर रहे हैं खुद, मतलब उसको अच्छे से प्रॉपर डाइट देकर उसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, नई फिशेज हम ले रहे हैं, ठीक है। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर सच एज इन रिवर एंड पॉन्ड्स। इनका जो वाटर सोर्स है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सी वाटर में भी इसको रख सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी इसे रख सकते हैं, से रिवर्स पॉन्ड्स इनमें रख सकते हैं। फिशिंग कैन दस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फिशिंग को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैप्चर के तरीके से पकड़ के भी, दूसरा उनको कल्चर करके भी, ठीक है। अब आता है हमारा मेराइन फिशरीज, जो खारे पानी में जो फिशेज रहती हैं, ठीक है, उनके बारे में। India's marine fishery resources include 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज बियॉन्ड इट। मतलब इंडिया की जो मेराइन फिशरी है ऑलमोस्ट कितना रीजन कवर करती है, 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन और डीप सीज बियॉन्ड इट, और उसके अलावा भी डीप गहरे समुद्र इनके अंदर होते हैं, समुद्र के अंदर ये फिशेज पाई जाती हैं। पॉपुलर मेराइन फिश वेराइटीज़ इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैकेरल, टूना, सार्डाइन्स एंड बॉम्बे डक, ठीक है। ये कुछ मेराइन फिशेस के नाम है, यू हैव टू लर्न इट। मेराइन फिश आर कॉड यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स, ठीक है। इनको हम अलग अलग फिशिंग नेट, फिशिंग बोट से पकड़ सकते हैं। Yields are increased by locating large schools of fish in an open sea using satellite and echo sounders। जो फिशेस का जो यील्ड है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स को ओपन सीज में, जो खुले समुद्र हैं उनमें सैटेलाइट्स का यूज़ करके, एको साउंडर्स का यूज़ करके, ठीक है। सब मेराइन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू और ऑल्सो फॉर्म्ड इन सी वाटर। कुछ ऐसी मेराइन फिश जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनको भी हम सी वाटर में फॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर क्या आता है, फिन फिश जैसे कि मलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट, सिल फिश, ठीक है, जैसे कि प्रॉन्स, मसल्स, ऑयस्टर्स, ठीक है, इनको एज अ सीवीड हम इनको देखते हैं। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर पर्ल्स एंड ऑल दे मेक। ऑयस्टर्स क्या होते हैं, जो सीप जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनको मोतियों के लिए कल्टिवेट किया जाता है, मोतियों के लिए बनाया जाता है, ध्यान रखा जाता है उनका। एज मेराइन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड द डिमांड फॉर मोर फिश कैन ओनली बी मेट बाय सच कल्चर फिशरीज प्रैक्टिस कॉल्ड मेरिकल्चर। अगर मेराइन फिश की ऐसे जो नंबर है कंटिन्यूस से कम होता गया तो इन फिशेस की जो डिमांड है कैसे पूरी की जाएंगी, कल्चर करके, ठीक है। हम खुद से अगर उनको कल्चर करेंगे इसको तो मेरिकल्चर, ठीक है, उसकी उसी के द्वारा जो है हम उनको कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इनलैंड फिशरीज। इनलैंड फिशरीज क्या होते हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वर्स, फ्रेश वाटर रिजर्वर के अंदर ये सब आते हैं। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज जैसे कि सी वाटर, फ्रेश वाटर, इनको मिक्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि एस्टरीज, लगून्स और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फिश रिजर्वर, यहाँ पे भी हम फिश को रख सकते हैं। वेल कैप्चर फिशिंग इज ऑल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज़, और ऐसी इनलैंड वाटर बॉडीज़ के अंदर भी हम कैप्चर फिशिंग कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन जो यील्ड होगा वो इतना हाई नहीं होता है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज इज थ्रू एक्वाकल्चर। मतलब मोस्टली जो फिश प्रोडक्शन होता है इधर से किसके थ्रू होता है, एक्वाकल्चर, ठीक है, पानी के अंदर जो एक्वेटिक होते हैं। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस ड्रॉप। फिश कल्चर को कभी कभी किया जाता है राइस ड्रॉप, मतलब ताकि फिशेस को हम पैडी फील्ड के अंदर जो पानी है वहाँ पे हम उगा सकते हैं, फिशेस को वहाँ पे हम कल्चर कर सकते हैं। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बोथ लोकल एंड इंपॉर्टेंट फिश स्पीसीज आर यूज्ड इन सच सिस्टम। मतलब ऐसे सिस्टम जो फिश नॉर्मल कॉम्पोजिट फिश कल्चर है उसके अंदर भी हम फिशेस को उगा सकते हैं, और इसके अंदर बहुत दोनों की लोकल और इंपॉर्टेंट जो बाहर से फिशेस लाई जाती है इससे पानी के अंदर दोनों फिशेस को उगा सकते हैं। एक तो जो वहाँ की लोकल है वो भी, और बाहर से लाए गए फिशेस वो भी। In such a system, a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond। ऐसे जो कॉम्बिनेशन होता है 5 और 6 फिश स्पीसीज का एक ही फिश पॉन्ड के अंदर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। These species are selected so that they do not compete for food among them having different type of food habits। ऐसे में क्या फ़ायदा होता है कि वो अलग अलग जगह से आई होती हैं फिशेस, ठीक है, उनके अंदर अलग अलग उनको खाना चाहिए तो वो आपस में कम्पीट नहीं करती है। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज। इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉन्ड के अंदर जो हर तरीके का जो खाना होता है अवेलेबल वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। एज कटलाज और सरफेस फीडर। कटला क्या होता है, एक फिश का नाम है जो सरफेस के ऊपर जो खाना उस पर फीड करती है, ठीक है। रोहू फीड इन द मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड। जो रोहू जो फिशेज होती हैं वो मिडिल जोन ऑफ द पॉन्ड का खाना खाती है, ठीक है। मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स ये बॉटम फीडर्स होते हैं, ठीक है, नीचे का खाना खाते हैं। ग्रास कार्प फीड ऑन द वीड, और जो ग्रास कार्प फिशेज होती है वीड्स के ऊपर फीड करती हैं।
टुगेदर दीज स्पीसीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर। ये सारी फिशेज क्या है, एक साथ खाना खा सकती है पूरे पॉन्ड का, आपस में कम्पीट किए बिना, ठीक है। दिस इंक्रीज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉन्ड के अंदर जो फिश का प्रोडक्शन होता है, यील्ड होता है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है। आगे है, देखो यहाँ पे ना कुछ डायग्राम है, जैसे कि ये जो फिश है ये कटला है, ठीक है। कटला जो ये है इसको बोलते हैं सिल्वर कार्प, ठीक है। और ये होती है हमारी रोहू, ठीक है। एंड इस वाले फिश को बोलते हैं कॉमन कार्प। क्या बोलेंगे हम, कॉमन कार्प। ये हमारी मृगल फिश है और ये है ग्रास कार्प, ठीक है, ग्रास कार्प। नेक्स्ट है, वन प्रॉब्लम विद सच कॉम्पोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून। एक प्रॉब्लम आती है इनमें कि बहुत सी फिशेज जो है इसमें सिर्फ मानसून के टाइम पे ब्रीड करती है, ठीक है। इवन अ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द विल्ड इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ द अदर स्पीसीज एज वेल। अगर मतलब हम फिश के सीड को कलेक्ट भी कर ले, ठीक है, वाइल्ड से कलेक्ट भी कर ले, तो भी वो वहाँ से हमें नहीं मिलेगा प्रोडक्शन, वहाँ से हमें फिशेज का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जो कि मानसून के टाइम पे मिलता है, ठीक है। सो मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड। इसलिए मेन प्रॉब्लम होती है फिश फार्मिंग की, हमें अच्छे क्वालिटी के सीड्स ही नहीं मिल पाते, ठीक है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेज हैव नाउ बीन वर्कड आउट टू ब्रीड दीज फिश इन पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। मतलब अगर इस प्रॉब्लम को बाहर आना है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब इसके अंदर हमें फिशेस को ब्रीड करवाना चाहिए। इसको कैसे कर सकते हैं, हार्मोनल स्टिमुलेशन की, हार्मोन को हम स्टिमुलेट कर दे, घुसा दे, ठीक है। दिस इज इंश्योर द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटी, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, प्योर फिश के सीड मिलेगा और जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट जो है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट, बी कीपिंग। मक्खी को क्यों पालते हैं, देखो क्यों पालते हैं, मेरे लिए हम हनी के लिए पालते हैं, ठीक है। हनी इज़ वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी इज़ बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। हनी जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेनली हनी को एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज की तरफ से जो देखा जाता है वो हनी को बनाने के लिए ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। इसलिए बी कीपिंग नीड लो इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। फार्मर्स यूज़ इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, फार्मर्स इसको एडिशनल इनकम के लिए यूज़ करते हैं। इन एडिशन टू हनी जो बिहाइज होते हैं, वैक्स का भी एक सोर्स होता है, इससे हमें मोम भी मिलता है, ठीक है, जो बहुत ही मेडिसिनल प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है अलग अलग, ठीक है। द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर एपिस सिरेना इंडिका, जिसको बोलते हैं इंडियन बी। जो लोकल वेराइटी मक्खियाँ होती है जो हनी प्रोड्यूस करती है, एपिस सिरेना इंडिका, जिसको इंडियन बी बोलते हैं। एपिस डोरसेटा, ए मीन्स एपिस, रॉक बी, एपिस फ्लोरे, लिटिल बी, ठीक है। और एक इटालियन भी वेराइटी होती है एपिस मेलिफेरा, ठीक है, हैज़ ऑल्सो बीन ब्रॉट इन टू इंक्रीज यील्ड ऑफ हनी, इसको भी लाया गया हनी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन, ये वो वेराइटीज़ हैं जिसको मेनली हनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, जो इटालियन बीज होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हनी को कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखती हैं। दिस स्टिंग समवॉट लेस, वो काटती कम है, ठीक है। दिस स्टे इन गिवन बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, वो अपने बिहाइव में ही बहुत लंबे टाइम तक स्टे करती है। ब्रीड वेरी वेल, बहुत अच्छे से ब्रीड करती है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स एंड एपेरियस आर इस्टेब्लिश्ड, अगर हमें अच्छा हनी प्रोडक्शन चाहिए तो हमें क्या चाहिए, बी फार्म्स, और बी फार्म्स को क्या बोलते हैं, एपियरीज, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पॉस्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। मतलब जो हनी कलेक्ट कर रही हैं बीज, उसके वैल्यू और उसकी क्वालिटी किस पर डिपेंड करते हैं, पॉस्चरेज पे, और जो फूल होते हैं जिसके अंदर से बीज कलेक्ट करती हैं शहद, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। In addition to adequate quantity of pasturage, the kinds of flowers available will determine the taste of the honey. Pasturage means जिस टाइप की फ्लावर्स अवेलेबल है, ठीक है, और ये जो फ्लावर्स है इन्हीं पे डिपेंड करता है कि हनी का टेस्ट कैसा होगा, ठीक है। कुछ फ्लावर्स की वजह से जो हनी का टेस्ट बहुत मीठा होता है, ठीक है, ये फ्लावर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, बी कीपिंग। इसमें हमने मेनली एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर में इरिगेशन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये सब पढ़ा। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट, और साथ साथ हमारा 9th क्लास का पूरा सिलेबस भी हो गया है इस चैप्टर की। और जो चैप्टर नंबर 11 था साउंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स बस करवाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।